उनको अंडरलाइन करके अपने पास नोट करें और उनको डिक्शनरी में से उनका मीनिंग देखें। इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी दूसरी लैंग्वेज या तीसरी लैंग्वेज अपने आप नहीं आ जाती, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। सारी दुनिया में यही असूल है। ये को खास पाकिस्तानियों पे नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, सारी दुनिया को नहीं आती। सिर्फ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनकी नेटिव टंग है तो उनको आती है, लेकिन उसके बाद लोग मेहनत करते हैं और सीखते हैं। सो वोकेबलरी, हाँ, अगर आप मुझसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे हैं तो वोकेबलरी का मतलब सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है। वोकेबलरी का मतलब है जो भी हम, इवन वोकेबलरी वर्ड इटसेल्फ, बचपन में हमें ये लफ्ज नजर आता था तो हमें समझ नहीं आती कि क्या वर्ड है ये। जी, एहसन आरिफ डार, आई डोंट नो एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है। आई डोंट नो अबाउट दैट। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं जरा बाद में मीट करूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। पहले जरा थोड़ी सी मेरी आपने सुननी है या कि सिर्फ अपनी सुनाते जानी है? जरा पहले हम आपस में ये डिसाइड कर लें कि यहाँ आप मेरी बात सुनने के लिए आए हैं कि सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए आए हैं। इजाजत है? मेरा ख्याल है आप, मेरा ख्याल है लिस्ट लेके आए हुए हैं क्वेश्चंस की कोई। एक क्वेश्चन अभी मैंने जवाब नहीं दिया तो तीन और आ गए हैं क्वेश्चन साथ ही। एनी हाउ, सबसे पहले, व्हाट वी डिड yesterday, what we did yesterday was my introduction to the uh, PMS essay कोर्स। सो मैं पहले वो वाला वीडियो जो है प्रेजेंटेशन वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हमारा ये कोर्स उसको कैसे केटर करता है। और आज लेक्चर 2 में हमने जो कुछ है वो स्टडी करना है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर। ओके। जी बेटा, चैट इसी तरह रहेगी। ये ओपन क्लास जो होती है इसमें चैट ओनली टू द होस्ट एंड को होस्ट होती है। जी, we have reached the limit of 100 and that happened very quickly within 3 minutes, like yesterday. कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था। My name, Dr. Part, comes from my PhD in computational linguistics from University of Malaya, और लंकास्टर यूनिवर्सिटी यूके से एमए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करने के अलावा मेरा एक और जो डिप्लोमा आपके जो काम का है वो है 1.5 साल का डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से इन क्रिएटिव राइटिंग, जिसके अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है ऐसे राइटिंग के अंदर। इसलिए मुझे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, इनका डिफरेंस जो है वो बड़ा क्लियर मालूम होता है। और यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है कि 10वीं क्लास की एसे और बीए की और सीएसएस की एसे और पीएमएस की एसे में जैसे डिफरेंस कोई नहीं है, जबकि सबके दरमियान जमीन आसमान का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी यह हमारे यहाँ क्या प्ली क्या दी जाती है कि जी एग्जामिनर को भी नहीं मालूम। तो अगर हमें किसी चीज का नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जामिनर को भी नहीं मालूम, एग्जामिनर को ये डिफरेंस मालूम है। ओके। सिलेबस सबसे पहले मैंने कल दिखाया था, पीपीएससी का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay इन इंग्लिश ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स। जो पेपर है उसके ऊपर 15 to 1600 वर्ड्स एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। A wide choice of topics will be given in the question paper, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं उनमें एजुकेशन है, इकोनॉमी है, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज जरा जहन में रखें, मैंने कल एक चीज ऐड की थी इसके साथ, कि जब आप प्रोविंशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, जब भी आप प्रोविंशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा अ, जो प्रोविंशियल स्टेटिस्टिक्स होते हैं, ये चीज जरा नोट कर लें मेरी तरफ से। प्रोविंशियल स्टेटिस्टिक्स जो हैं, जो
इंफॉर्मेशन है उसको खास तौर पे प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, जहां पे फॉरेन पॉलिसी आएगी वहां पे तो पंजाब का जिक्र नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं ये बड़ा बेसिक पॉइंट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता, और वो प्रोविंशियल स्टेटिस्टिक्स की तरफ कभी परवाह नहीं करते। मसलन अगर बात हो रही है एजुकेशन की, इकोनॉमी की, गवर्नेंस की, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, तो फोकस करें कि स्पेशली पंजाब की स्टेटिस्टिक्स क्या है हमारे पास इसके। स्टूडेंट समझ आती है इस चीज की? प्रोविंशियल। ठीक है, आपने जरा कम्युनिकेट करते रहना मेरे साथ। आपको पता है मेरी क्लासेस जो हैं वो इंटरैक्टिव होती हैं। ये कोई मैंने वन वे नहीं बोलना। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मुमकिन है थोड़ी देर बाद मैं भी चुप ही कर जाऊं। आई वुड लाइक टू नो दैट आई एम टॉकिंग टू इंटेलिजेंट पीपल। बी इसका पार्ट ये है कि द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये मसला है सबसे बड़ा। 90% फेलियर competitive एग्जामिनेशंस में किस वजह से है? कि स्टूडेंट्स टॉपिक को गौर से नहीं पढ़ते। वो जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो नहीं हासिल करते। वो टॉपिक में से अपनी मर्जी का एक या दो लफ्ज देख लेते हैं और उसके ऊपर कोशिश करते हैं ऐसे लिखने की। और यही वो गलती है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फेलिंग, कि उन्होंने टॉपिक के सारे वर्ड्स को देखा नहीं होता। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये स्टूडेंट्स इसकी खास स्पेशल चीज है पीएमएस पंजाब की। मेन जो चीज आप सुनना चाह रहे हैं मुझसे आज वो ये है कि जनाब सीएसएस में और पीएमएस में क्या डिफरेंस है। पीएमएस में आपको जो डिफरेंस नजर आ रहे हैं वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नजर आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। ये ऐसे शॉर्ट है और इसका नाम ही एनालिटिकल ऐसे है। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी एग्जामिन्ड। चनाचे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले अपनी इंग्लिश को ठीक करना है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं होती और हम जाके competitive एग्जामिनेशंस में अपीयर होने की कोशिश करते हैं, जो कि साफ शो करता है कि इस कैंडिडेट को मतलब इसकी प्रेफरेंसेस क्लियर नहीं है। जाहिर है आप पहले कोई स्किल हासिल करेंगे तो उसके बाद अपने आप को टेस्ट में डालेंगे ना। तो इसीलिए मैंने बेसिक इंग्लिश राइटिंग के कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। आप में से जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उनकी इंग्लिश स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं मेरी काफ़ी वीक है, WEE के, तो उनको फिर लाजमी बात है कि पहले अपनी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करें और उसके बाद चल के तो एग्जामिनेशन की तरफ आए। क्लासेस के अंदर मैंने देखा है 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश का एक्सप्रेशन ही नहीं है, और वो डील किस चीज के साथ कर रहे हैं? 2000 वर्ड्स की ऐसे के साथ, 3000 वर्ड्स की ऐसे के साथ। तो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि आप उसको इंग्लिश अपना एक्सप्रेशन जो है पहले वो ठीक करें, क्योंकि इसने साफ लिखा हुआ है एग्जामिनर ने कि मुझे एक्सप्रेशन क्लियर चाहिए और करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप समझते हैं कि ये जो बी पार्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं इनमें से कोई चीज एग्जामिनर ओवरलुक कर देगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खाम ख्याली है, अपनी खुशफहमी है बस। वरना इनमें से कोई भी चीज, इसकी जो पीएमएस पंजाब की जो ऐसे है वो इन चार पांच चीजों के ऊपर चेक की जाती है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, conceptual clarity, logical reasoning, articulation, and correct use of English language. अगर इनमें से कोई चीज कम है और फिर कहना कि नहीं शायद एग्जामिनर गलती से मुझे पास कर दे, तो बेटा ये वाले वो एग्जाम्स नहीं है। पेपर देखते हैं। ये लास्ट मेरे पास जो था एक सैंपल जल्दी से जो हाथ आया था 2020 का, इसमें एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस देखिएगा। टॉपिक्स बाद में देखिए, जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। राइट एन एनालिटिकल एसे। आज का मेरा लेक्चर जो है ये प्योरली इस चीज के ऊपर है कि एनालिटिकल से क्या मुराद है। ये ऐसे सीएसएस की ऐसे क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। यहाँ पे आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो टाइप ही उसकी डिफरेंट है। अबाउट 1500 to 1600 वर्ड्स। और शुरू में उसने ये भी कहा है कि बिगिन बाय गिविंग अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर ऐसे। और यहाँ पे हमने ब्रीफ का वर्ड आउटलाइन के साथ ऐड कर दिया है
क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आदत है लोगों को लंबी लंबी आउटलाइंस लिखने की। टीचर्स कहते हैं कि जी आउटलाइन के अंदर केस इन पॉइंट भी डालें, एग्जाम्पल्स भी डालें, और 6 6 सफ़े की आउटलाइन लिखें, ताकि, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि एग्जामिनर ने सिर्फ आउटलाइन ही पढ़नी होती है। तो यहाँ हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि बेटा आउटलाइन जरूर लिखो, लेकिन ब्रीफ रखो, ना कि आप ऐसे की बजाय आउटलाइन में ही अपना सारा जोर डाल दे। ये गलत ख्याल पाया जाता है लोगों में कि जी आउटलाइन अच्छी होगी तो एग्जामिनर पे, आउटलाइन में डिटेल लिखी होगी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी ऐसे में क्या कुछ लिखा हुआ है। इवन एस सीएसएस के टॉपर्स जो हैं, वो भी यही गलती करके वो बेचारे 40 मार्क्स लेके पास होते हैं, सिर्फ इसी गलती की वजह से। वरना अगर वो बाकी 4 सब्जेक्ट्स टॉप कर सकते हैं तो वो यकीनन ऐसे में भी ज्यादा नंबर ले सकते थे। और उनको बाद में इस बात का एहसास होता है कि हमें टीचर्स ने गलत इस चीज पे लगाया हुआ था कि जी आउटलाइन के अंदर सारी एग्जाम्पल तो सारी चीजें जो है वो डालनी चाहिए। ये गलत है। जी मरियम मुमताज, सामने आपके लिखा हुआ, और यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आउटलाइन में एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी होती। ये जो ब्रीफ बेटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने पहले बेटा एक सेंटेंस बोल दिया है स्टूडेंट्स, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे सामने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। सो आप भी जरा थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए मुझे कि हमारे सामने एक चीज लिखी गई है, एक्सप्लेन हो रही है, तो अवॉइड सच क्वेश्चंस। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो है एनालिटिकल एसे का। द क्वेश्चन इज कि एनालिटिकल एसे क्या होती है। दैट इज व्हाई आई हैव मेनली फोकस्ड ऑन द एनालिटिकल एसे। बेसिकली एनालिटिकल एसे जो है एक ऐसी एसे है दैट मेटिकुलसली एंड मेथोडिकली एग्जामिन्स, मेटिकुलसली इंतहाई बारीकी से, इंतहाई मेहनत से, एंड मेथोडिकली एग्जामिन्स अ सिंगल टॉपिक टू ड्रॉ कंक्लूजन्स और प्रूव थियरीज। सो ये वाली ऐसे सीएसएस की ऐसे से डिफरेंट है, और इसके अंदर हमने मेथोडिकली एग्जामिन, यानी हमारा जरा सारा जो जोर होगा वो एनालिसिस के ऊपर होगा। एनालिसिस हाउएवर फोकसेस ऑन द इशू और टॉपिक एट हैंड, सीकिंग टू अंडरस्टैंड इट बेटर। दैट इज व्हाई, ये मैंने जो सेकंड लाइन है, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप टॉपिक को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, उस वक्त तक आगे ऐसे भी ठीक नहीं हो सकती। मसलन 2020 का ये जो पेपर था, नंबर 3 टॉपिक देखिएगा, द recent standoff between China and US and its impact on Pakistan। नंबर 3 टॉपिक जो है, अब हमारे यहाँ लोग जो हैं वो रटा लगा के गए होते हैं चाइना यूएस राइवलरी, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी ये चीजें आती हैं। सो वो टॉपिक को समझे बगैर, और इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इसका मेन फोकस ही क्या है, हमें इस चीज का रिसेंट चाइना यूएस के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, जो राइवलरी है, वो अपनी जगह, ये ख्याल रही 2020 का पेपर है, वो अपनी जगह चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आवर एजुकेशन सिस्टम इज परपेचुएटिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। हमारी एजुकेशन सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है सोसाइटी में, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम डिफाइन कर दी गई है। जो अमीरों के स्कूल्स हैं उसमें कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा सोच भी नहीं सकता वहां पे दाखला लेने के लिए। इससे क्या होता है, क्लास के अंदर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती जा रही है। एनालाइज एंड गिव रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर। अब ये आपके जो सीएसएस की एसेज हैं उनमें इस तरह के से एनालाइज नहीं लिखा जाता। नंबर 4 देखें, एनालाइज दी, उसकी क्या वजह है कि ये ऐसे ही एनालिटिकल है। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी सीएसएस की ऐसे और पीएमएस की ऐसे एक ही तरह की है, उनको दोबारा आंखें खोल के ये वाले पेपर जरा देखने की जरूरत है। सीएसएस की ऐसे में कहीं पे एनालाइज जो है वो नहीं लिखा होता, ये ऐसे ही एनालिटिकल है। मैं सारी मेरी एनर्जी इस चीज के ऊपर लग रही है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज डालने की कि दिस इज अ डिफरेंट ऐसे।
क्योंकि हमारे लोग फेलियर का के बाद चल के सोचना शुरू करते हैं। जी डॉक्टर अहमद, बिल्कुल यही है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि पहले बात नहीं सुननी। अगर कोई स्पेशलिस्ट बोल रहा है तो पहले नहीं सुनना, एक साल जाया कर लेना। फेल होके ओहो, किसी और ने कोई डिफरेंट बात भी की थी, या शायद एक साल के बाद भी समझ ना आए, 2 साल के बाद चल के उनको याद आता है कि डॉक्टर आरिफ ने कुछ कहा था। सो मेरी कोशिश होती है कि आपको पहले फेलियर से ही बचाया जाए बाय प्रोवाइडिंग दिस एनालिसिस टू यू। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट एसे, और ये हमने देख भी लिया कि एनालिटिकल एसे की डिमांड्स क्या होती हैं। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग लॉजिकल डिस्कशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एंड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ इस चीज का इम्तिहान नहीं है जैसे हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, ओ भाई लिखो ऐसे जो तुम्हारा दिल करता है लिखो। इट इज फ्री फ्लो ऑफ थॉट। कहाँ से फ्री फ्लो ऑफ थॉट? हमें क्या लगे, वो यूनिवर्सिटी में फ्री फ्लो ऑफ थॉट जो है उसकी बड़ी तारीफ की जाती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के वक्त मुझे आप खुद बताइएगा, आप सारे माशाल्लाह समझदार लोग हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को इस चीज से क्या ताल्लुक है? इस चीज से क्या ताल्लुक है कि आप कितना फ्री फ्लो ऑफ थॉट आपको आता है? हमने तो देखना है कि आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी मौजूद है या नहीं। तो एनालिटिकल एबिलिटी शो करेंगे तो आपकी ऐसे एक्सेप्टेबल होगी ना। दैट इज व्हाई ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन लाजमी है। एनालिटिकल ऐसे लिखी कैसे जाती है? इट डेल्व्स इनटू लॉजिकल एनालिसिस। चनाचे, नाउ आई हैव एस्टैब्लिश्ड दैट दिस इज अ डिफरेंट ऐसे। लिखनी कैसे है? लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, dissecting the issue for its pertinent causes. बेसिकली हम देखेंगे कि इसकी कॉजेज क्या हैं, इसके इसके इफेक्ट्स क्या हैं इस इशू के ऊपर। और आपका एनालिसिस जो है वो शुड फोकस ऑन प्रॉपर मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को खोल के बयान करेंगे, मुकम्मल तौर पे बयान करेंगे, एंड फाइंडिंग आउट द वेज टू एड्रेस इट एनालिटिकली। यानी इसके 3 पार्ट्स हुए, कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, और उसकी रेमेडीज क्या है। सो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, जो कल चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, इसका ज्यादातर लोगों को इंतजार होता है कि जी सीएसएस और पीएमएस ऐसे के डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो जनाब ये टाइप ही डिफरेंट है। आप कार में बैठने लगे हैं, एक तरफ कार खड़ी है, एक तरफ बस खड़ी है, वो कोई बात नहीं, दोनों सवारियां ही है ना। नहीं जनाब, कार इज नॉट अ बस एंड बस इज नॉट अ कार। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे सीएसएस की, और पीएमएस की इज एन एनालिटिकल ऐसे। जब एग्जामिनर लिखा है तो कम से कम एग्जामिनर को इन दोनों टाइप्स की एसेस का डिफरेंस पता है। सीएसएस की ऐसे लेंथी है 2500 टू 3000 वर्ड्स, और पीएमएस की अबाउट 1500 वर्ड्स। जी मसूर अहमद, अगर आप केपीके से हैं बेटा तो ये सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए ये सेशंस हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल। मैं क्लियरली आपको बता दूं, ये सीएसएस के लिए नहीं है, ये पीएमएस पंजाब के लिए है। सो लेंथ का डिफरेंस है। अब जाहिर है, जो बात आपको आदत है, जो बात मैं 1 घंटे के लेक्चर में कहता हूं, मुझे कहा जाए कि 15 मिनट में मैं वो बात कर दूं, तो जाहिर है मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके से। या कहा जाए कि 10 मिनट में कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका टाइम 3 आवर्स है सीएसएस का, इसका टाइम 2 आवर्स है। सीएसएस में हमारा नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टोटल जो है वो 20 है, इसके अंदर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 14 है। और बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो, और ना सिर्फ ये कि इसकी ये वाली डिटेल, बल्कि इसका बॉडी पैराग्राफ का स्टाइल ही डिफरेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, हमने सीएसएस की ऐसे जो थी वो 20 पैराग्राफ्स की, हम कोई बात नहीं उसको शॉर्ट करके 14 पैराग्राफ्स में लिख लेंगे, तो सॉरी, इसका बॉडी पैराग्राफ का सिस्टम भी डिफरेंट है। आपने सीएसएस में जो बॉडी पैराग्राफ सीखा था वो एकेडमिक था, और इसका बॉडी पैराग्राफ जो है वो एनालिटिकल है। और आज मैंने आपको सिखाना है कि एनालिटिकल बॉडी पैराग्राफ क्या होता है। जी नहीं उसामा गफ्फार, बेटा ये आपके सामने लिखा हुआ है, सीएसएस के 3 आवर्स में 2500 वर्ड्स लिखने होते हैं।
सीएसएस की मिनिमम लिमिट जो है वो 2500 वर्ड्स। जी इनफिनिक्स, अगर आपके टीचर ने आपसे कहा है कि 2000 वर्ड्स भी लिख लें तो कोई बात नहीं। तो आपने मुझे बता दें, इम्तिहान अपने टीचर का देना है या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का देना है? 100 स्टूडेंट्स? ये जो शॉर्टकट्स लगाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो काफी सारे समझते हैं कि बस जी आरिफ साहब से हम जाके पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, 14 पैराग्राफ्स लिखने हैं, चलो भाई सीएसएस वाले पैराग्राफ 14 करके लिख दें, और बस उसके बाद जो है वो, नहीं, इसका बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है वो भी एकेडमिक है। यहां तक क्वेश्चन आपने पूछने हैं तो कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे चलूं। जी अली बेटा, मुझे मालूम है कि मैंने कल ये सारी चीजें पढ़ाई थी। आज आधी से ज्यादा ऑडियंस जो है वो डिफरेंट बैठी हुई है। कल ये लोग क्लास ज्वाइन नहीं थे कर सके। जी क्लास टाइम यही रहेगा, क्लास टाइम यही रहेगा 6 बजे। इससे ना हम जल्दी कर सकते हैं ना इसके बाद कर सकते हैं। 11 बजे का आप कह रहे हैं तो 12 बजे से मेरी वैसे भी ऑनवर्ड्स क्लासेस हैं। जी स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम अप टिल हियर? जी मेन पॉइंट्स जो थे वो यही कल डिस्कस हुए थे। ओके। जी नहीं जरीन, एनालिसिस जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को रिजेंबल नहीं करता। नहीं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे और चीज है, एनालिसिस का मतलब आर्गुमेंटेशन नहीं होता। आर्गुमेंटेशन जैसे उसके लफ्ज से ही जाहिर होता है कि मैं इस वक्त जैसे आपके सामने पेपर का एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, आर्गुमेंट आपके साथ बहस नहीं कर रहा। जी सुफियान यूसुफ, आप क्या चाहेंगे बेटा? द कॉस्ट ऑफ एक्शन इज ग्रेटर देन इन एक्शन, पीएमएस 2022। मेरा आज का ये वाला जो कोर्स, आपको जो चीज जो दिखानी है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो ये है कि हमारा कोर्स बेसिकली, कोर्स कंटेंट जो है, ये हमने ये वाला कोर्स चलाना कैसे है, मैं जरा वो आपको दिखा दूं ताकि आपको ये पता चल जाए। क्योंकि बाद लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करें, ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करें। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू, हर चीज के करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और मेरा तरीका इस एनालिटिकल एसे को आपको सिखाने का ये मेथड होगा। दिस इज माय कोर्स आउटलाइन, और इसको, मेरी जो रूटीन है वो हमेशा असाइनमेंट, मैंने डेली बेसिस पे आपको होमवर्क देना होता है, और वो होमवर्क फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो चेक करता हूँ मैं 40 मिनट्स, और लेक्चर जो है वो 1 आवर का है। जी मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा, आपका वीडियो बार बार ऑन हो जाता है, मुझे इसके बाद आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। थैंक यू। सो पैराग्राफ राइटिंग आज आपका लेक्चर नंबर 1 है, और आज हम पैराग्राफ राइटिंग सीख रहे हैं। आपको होमवर्क देना है पैराग्राफ राइटिंग का, ये आप लिखेंगे, और कल आप पैराग्राफ पहले आपका चेक होगा, उसके बाद मैं लेक्चर दूंगा डेटा कलेक्शन पे, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इसके अंदर के रिसर्च बेस्ड। तो फिर डेटा कलेक्शन किस तरह की जाती है, फैक्ट बुक कैसे बनाई जाती है। फिर हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे विद डेटा, और पैराग्राफ विद रेफरेंस लिखना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ एसेस जो इसके अंदर आर्टिकुलेशन का जिक्र किया गया है, जब आपको टॉपिक दिए जाते हैं तो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, कोई एक्सपोजिटरी है, कोई आर्गुमेंटेटिव है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके सीखना, और जो चीज मैं, ये सारी स्किल्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्किल्स हैं, और जो चीज डेली बेसिस पे मैं सिखाता हूँ, फिर उस स्किल का मैंने आपसे टेस्ट भी लेना होता है डेली बेसिस पे, और उस डेली बेसिस पे उसको फिर हमने चेक भी करना। सोनिया यूसुफ, आपका क्वेश्चन है कि एनालिटिकल एसे में मेजर हेडर्स वुड बी कॉजेज इफेक्ट्स। बेटा मैं जब तक आपको ये 10 डेज के लेक्चर्स दे नहीं ना लेता, उस वक्त तक मैंने टॉपिक्स आपके साथ जो हैं ये इस तरह से डिस्कस नहीं करने कि ये वाला टॉपिक कैसे करना है। अगर आप समझते हैं कि इन 5 मिनट में जो आप मेरे सामने आके बैठे हैं, इसी में आपने सारा कुछ लेके जाना है, तो देन यू आर सीरियसली मिस्टेकन। यही मसला है जिस वजह से हमारे यहाँ फेलियर इतनी हाई है, कि हम
सीखने को तैयार नहीं है और हमें रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहिए। हर चीज का फौरी तौर पे रेडीमेड सॉल्यूशन। सर मुझे कैप्सूल दें कि मैं ऐसे का कैप्सूल बस खा लूं और उसके बाद मुझे जरूरत ना पड़े किसी और चीज का। ये आवाज आ रही है? मैं आपको स्क्रीन पे कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आई टेक माई वर्क वेरी सीरियसली। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं जी, आवाज गायब नहीं हुई आयशा सदीका। आवाज गायब नहीं हुई, आवाज बंद है, मैं बोल नहीं रहा। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे जो कुछ आपके सामने है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू असेस कि आप में से लर्नर्स कितने हैं और सिर्फ टाइम पास करने कितने आए हुए हैं। मैंने बताया आई एम सीरियस टीचर। मैं सिखाने वाला बंदा हूं, मैं सिर्फ तमाशा दिखाने वाला बंदा नहीं हूं सिर्फ। ये कितनी टाइप्स की एसेस देखी हैं अभी तक आपने? कितनी टाइप्स की एसेस नजर आई हैं आपको अपने सामने? क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ एसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? जी, आई वांट टू एंगेज यू। काशिफ नजीर को दो टाइप्स नजर आ रही हैं। जी का क्यों टाइप्स ऑफ एसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि आपका हर टॉपिक जो है वो डिफरेंट स्टाइल का होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है। अगर आप समझते हैं कि हर ऐसे एक ही तरीके से चलाई जा सकती है तो ये यू आर सीरियसली मिस्टेकन। और ये फेलियर की मेन रीजन है। ये फेलियर की मेन रीजन ही ये है कि हम समझते हैं कि सारी एसेस एक ही टाइप से लिखी जा सकती है। सना बतूल को चार टाइप्स की एसेस नजर आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, हर हर टॉपिक हर वीक के बाद मैंने टेस्ट लेना होता है और ये टेस्ट जो है ये मैं खुद चेक करता हूँ। एक चीज और मैं इस ग्रुप के इस क्लास के बारे में आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये चीजें मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, पैराग्राफ मैंने एक दिन चेक कर लिया, पैराग्राफ विद डेटा एक दिन चेक कर लिया, इसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा चेकिंग जो है उसका भी मैंने अरेंजमेंट की हुई है। एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए साथ एक चेकर को एंगेज किया हुआ है जो मेरी स्टैंडर्ड के मुताबिक चेकिंग करते हैं। और टेस्ट मैंने खुद चेक करने होते हैं। बाज़ औक़ात इसमें डिले भी हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चेकिंग है वो आपको ताकि प्रैक्टिस मिलती रहे। सो
इसके अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी भी, और प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा मिलेगी भी, क्योंकि ये चीजें सिर्फ, ये लेक्चर सिर्फ सुनने वाले नहीं है। वीक 3 में हम सीखते हैं कि ऐसे के अंदर कोहेरेंस किस तरीके से पैदा की जाती है, पैराग्राफ्स की आपस में लिंकिंग कैसे करनी है, उसके बाद फिर ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूजन पैराग्राफ, रिवीजन ऑफ ऐसे पार्ट्स, ये सारी चीजें जो है हमने करनी। वीक 4 में मैं आपके साथ फुल एसेस जो हैं वो लिखवाऊंगा आपसे, जिसके अंदर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, आउटलाइन राइटिंग कंप्लीट करेंगे, तीनों टाइप्स एक एक दिन में। और उसके बाद जो भी मिसलिनियस ऐसे प्रैक्टिस, जो भी चीजें आपको महसूस होती हैं कि आपकी इस पूरे कोर्स में कहीं पे वीकनेस रह गई है, उसको हम जो है वो सारे को कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चेकिंग जो है वो हमारी क्लास का चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप होता है अपना, और ये भी एक जो ग्रुप ऑलरेडी जो बनाया हुआ था, जनरल ग्रुप, आप में से काफी सारे लोग मेरा हाल है उसके अंदर शामिल नहीं है। सो मैं अभी लिंक आपको भेजता हूँ, उसके अंदर शामिल हो जाएं, उसके बाद मैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ जो है वो आ जाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू दिस लिंक टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप जो जनरल हमने बनाया हुआ है, और इसमें आप सब लोग शामिल हो सकते हैं, ताकि आज जितने भी नोट्स मैंने आपके साथ सामने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप कर सकें। जी जनरल चैट उस्मान गफार इसमें शो नहीं होती बेटा, मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर सिर्फ आप डायरेक्टली होस्ट या को होस्ट को ही मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, आप में से जो लोग कल नहीं थे वो आज ज्वाइन करेंगे ये वाला प्लीज। गुड। आई एम watching you joining this WhatsApp group. All right, we move on to the second part of the today's lecture. मैंने आपके साथ रिवीजन कर ली है कल की सारी चीजों की। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, आज हमारा मेन फोकस जो है इस चीज के ऊपर है कि अब अगर ये एनालिटिकल ऐसे कहलाती है, तो एनालिटिकल ऐसे होती क्या है? ऐसे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। सो आपका पैराग्राफ एनालिटिकल होगा तो आपकी ऐसे भी एनालिटिकल होगी ना। दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। इसके लिए जरूरत है कि हम पहले इसको पीएमएस पंजाब की एसए के जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करें, और स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन करने से आपको समझ आएगी, जब मैंने कहा कि इसके अंदर 14 बॉडी पैराग्राफ्स हैं तो वो किस तरह से हैं। इसके नंबर ऑफ वर्ड्स 1500 को मैंने डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इसका होता है 160 टू 180 वर्ड्स का, और कोर्स आउटलाइन में आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने कब पढ़ना है। इसके जो बॉडी पैराग्राफ हैं वो हम 10 टू 11 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, और हर बॉडी पैराग्राफ की लेंथ है 120 वर्ड्स ईच। इसके बॉडी पैराग्राफ आप 10 टू 11 लिखेंगे, 120 वर्ड्स ईच, और उसके बाद इसके अंदर कंक्लूजन पैराग्राफ 120 टू 130 वर्ड्स का तकरीबन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फिक्स्ड पैराग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इनको मिला के 300 वर्ड्स हो जाते हैं,
और बॉडी पैराग्राफ्स हम 120 वर्ड्स के 10 to 11 जो है वो लिखेंगे। जी, इसमें क्रंच पैराग्राफ नहीं होता। क्रंच पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सीएसएस एसए की स्पेशलिटी है, वो इसके अंदर नहीं होता। आपका टाइम 2 आवर्स है, और आपकी जो लेंथ है एसए की 15 to 1600 वर्ड्स है। सो मेरा मेथड ये है कि पहले मैं आपको ये बॉडी पैराग्राफ जो है ये लिखना सिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कंक्लूजन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हम एक बॉडी पैराग्राफ एनालिटिकल सही तरह से लिखना सीख लें, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी ऑफ द एसे 1200 वर्ड्स तकरीबन जो है वो हम लिखना सीख लेते हैं। सो दैट इज व्हाई वी फर्स्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ख्याल रहे कि सीएसएस में एकेडमिक पैराग्राफ होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये एनालिटिकल ऐसे है, इसका पैराग्राफ राइटिंग का मेथड भी डिफरेंट है। एनालिटिकल पैराग्राफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमेशा टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है। टॉपिक सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, कि ये पैराग्राफ का थीम या आइडिया जो है वो बयान करता है। सबसे पहला काम इसके अंदर इस ऐसे के इस पैराग्राफ के 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आएगा, उसके बाद सपोर्टिंग पॉइंट। सपोर्टिंग पॉइंट सपोर्ट्स डिस्कशन, यानी इसने वही जो टॉपिक सेंटेंस में आपने लिखा है उसी को सपोर्ट करते हुए डिस्कशन को एडवांस करना है। जो थीम ऑफ द पैराग्राफ है उसके मुताबिक ही सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो लिखा जाएगा। और आगे चल के मैं आपको सैंपल्स भी दिखा रहा हूँ। पहले जरा समझ लें कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वरना आगे चल के हमें सेंटेंसेस की भी समझ नहीं आएगी। अब जैसे कि एनालिटिकल एसे की जब डेफिनेशन मैं आपके सामने बयान कर रहा था, तो उसमें जिक्र किया था कि इसके अंदर आपने जो भी बात करनी है उसको एविडेंस के साथ आपने सपोर्ट जरूर करना है। दैट इज वाई हमें सपोर्टिंग पॉइंट के साथ हमेशा एविडेंस की जरूरत होती है। मैं वर्ड एविडेंस यूज किया करूंगा। एविडेंस से मुराद है कोई भी एग्जाम्पल दी जा सकती है, कोई फैक्ट्स पेश किए जा सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स दिए जा सकते हैं, या इवन कोई कोटेशन भी लिखी जा सकती है। मकसद क्या है? टू लिंक द सपोर्टिंग पॉइंट विद रियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐसे में हम गप्पे नहीं मार सकते कि जी ऐसे हो गया है और इस तरह हो गया है और फलां चीज ऐसे हो गई है। अगर आपके पास किसी बात के लिए एविडेंस मौजूद नहीं है, तो आप वो बात भी ऐसे के अंदर नहीं लिखेंगे, अपने पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखेंगे। एविडेंस के बारे में जरा क्लियर कर लें। आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एग्जाम्पल, फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स और कोटेशन। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। मेनली हमारी ये बॉडी ऑफ द पैराग्राफ जो है दैट कंसिस्ट्स ऑफ द सपोर्टिंग पॉइंट एंड द एविडेंस एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस एट द एंड, which is summing up the discussion in the paragraph, concluding sentence। अब ये जरा ख्याल रहे स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये कंक्लूजन नहीं है। आपको क्लियरली फर्क पता होना चाहिए बिटवीन द कंक्लूजन पैराग्राफ ऑफ द एसे एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इसको कभी भी आपने कंक्लूजन नहीं बोलना, इसलिए कि कंक्लूजन जो है वो पैराग्राफ का नहीं निकाला जाता। यहां पे सिर्फ अपने हम इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस की बजाय अगर कहें कि समिंग अप सेंटेंस, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सो दिस इज द पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो आपको अपने माइंड में फिट करने की जरूरत है, कि हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग पॉइंट है, एविडेंस है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। एग्जाम्पल इसकी आपके सामने मैं पेश करता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ की। और जरा सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको जरा देखिएगा। ठीक है, सामने शौक होता है लोगों को पूरा पैराग्राफ पढ़ने का, लेकिन मैं एक एक करके सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा कि लिखा क्यों गया है। आपको हमेशा सब हेडिंग मिलती है आउटलाइन की तरफ से। आउटलाइन से सब हेडिंग आती है, और वो सब हेडिंग ही बेसिकली थीम ऑफ द
पैराग्राफ होती है। अब आपका जो बॉडी पैराग्राफ है, वैसे तो उसकी 4 पार्ट्स हैं, लेकिन सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो एक से ज्यादा भी लगाए जा सकते हैं। ये जरा नोट कर लें। पार्ट्स वही 4 पार्ट्स हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग एविडेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। लेकिन सपोर्टिंग पॉइंट्स एक से ज्यादा भी लगाए जा सकते हैं। अब आपके चूंकि वर्ड्स की लिमिट जो है 100, इसकी 120 वर्ड्स की है, इसलिए कोशिश करें कि 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स, अगर आपकी राइटिंग टू द पॉइंट है तो 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स लगाएं। लेकिन बाज लोग चूंकि लिखते लंबा हैं, किसी एक बात के ही ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा तफसील में चले जाते हैं, तो उस सूरत में शायद उनको सपोर्टिंग पॉइंट एक और एविडेंस एक लगा के, ये जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे चलेंगे और आपके जब मैं पैराग्राफ की रीडिंग करूंगा, तो आपको साथ साथ मैं ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इस स्टूडेंट को एक सपोर्टिंग पॉइंट लिखना चाहिए और एविडेंस लिखनी चाहिए, और इस स्टूडेंट को 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स। लेकिन मेरा मशवरा इसमें ये होगा, एनालिटिकल ऐसे, ये ऐसे बड़ी टू द पॉइंट होती है। इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा बातों की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती। मिनिमम 4 सेंटेंसेस नहीं है इकरा। आई विल नॉट एग्री विद दिस। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्टिंग पॉइंट, मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, सपोर्टिंग पॉइंट लिखा है। और एविडेंस भी एक सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्टिंग पॉइंट में आप एक से ज्यादा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एविडेंस में आप एक से ज्यादा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 to 2 सेंटेंसेस, इससे ज्यादा नहीं। सो वी हैव, डोंट मिक्स पार्ट्स विद सेंटेंसेस इकरा। इसमें बेटी ये ख्याल रखें कि पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ एक और चीज है, और नंबर ऑफ सेंटेंसेस एक अलग चीज है। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ, हमारी सब हेडिंग है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। स्टूडेंट जरा मुझे बताइएगा कि इस पैराग्राफ की मेन थीम क्या है। नो, अतीक यही गलती लग रही है। आकबा, लैक ऑफ स्किल्स नहीं, गलती लग रही है आपको। ना ये पैराग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट पे है, और ना ये पैराग्राफ लैक ऑफ स्किल्स पे है। नो, ना ये एजुकेशन पे है। ये पैराग्राफ है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स पे। ये अपने जहन में जरा क्लियर करें, और यही वो गलती है जिसकी वजह से आपने पूरा पैराग्राफ का बेड़ा गर्क करके रख देना है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे पैराग्राफ लिख देना है। एग्जैक्टली, द कोरिलेशन बिटवीन, आकबा, कोरिलेशन बिटवीन लैक ऑफ स्किल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जरीन, ये पैराग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। यही वो चीज है बेटा जिसके लिए मैं इतना आप लोगों को स्लोली इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। अपने माइंड में इस चीज को बिठाएं कि ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे पैराग्राफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बेटा एनालिटिकल ऐसे है, इसके अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे एक पैराग्राफ गलत ही लिख दें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, keeping all the words of the subheading in the mind. Okay? So, the paragraph goes like this. Topic sentence है: one of the main causes of unemployment in Pakistan is lack of skills. आपके टॉपिक सेंटेंस में सब हेडिंग के सारे वर्ड्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए। एक एक करके जरा पढ़िएगा, सारा हमने पढ़ लेना है, लेकिन जरा फोकस कीजिएगा मेरे साथ। वन ऑफ द मेन कॉजेज, यानी कि और भी कॉजेज मौजूद हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज लैक ऑफ स्किल्स। क्यों? सपोर्टिंग पॉइंट में हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ क्या है? द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर टेक्निकल स्किल्स। ऑन द अदर हैंड, Pakistani universities are focusing only on theoretical knowledge without providing practical skills to the graduates. बड़ा टू द पॉइंट हमने एक ही सेंटेंस के अंदर मेन चीज को पकड़ लिया है कि मेन, क्यों भाई अचानक लैक ऑफ स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गई? हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन की वजह से है। एजुकेशन का मसला नहीं है। एजुकेशन होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? कि आज के दौर में जरूरत है टेक्निकल स्किल्स की, और हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हैं विदाउट प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल। अब इसलिए जब तक हम अपनी इस बात को एविडेंस नहीं देंगे, ये बात मेरा सपोर्टिंग पॉइंट मानने वाला नहीं है।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की रिसर्च के मुताबिक और साथ ईयर दिया है 2022 shows that more than 30% of graduates are facing unemployment as they lack the skills required for the modern job market. अब देखें, इसकी एसए की रिक्वायरमेंट थी आर्टिकुलेशन, कि आपने अपनी बात को बहुत बना के आर्टिकुलेट, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपका बड़ा टू द पॉइंट होना चाहिए। मेरे सेंटेंसेस में कहीं पे भी फालतू बातें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पास 120 वर्ड्स हैं और हमने काफी सारा मटेरियल इसके अंदर जो है वो पेश करना है। रिसर्च के मुताबिक 37, यानी ऊपर जो बात मैंने सपोर्टिंग पॉइंट 1 दिया है उसको हमने एविडेंस के जरिए साबित किया है। एक और बात, another reason is that most of the universities have obsolete curriculum। क्यों भाई, ये क्यों नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों नहीं फ्राहम कर सकते? नहीं जी, प्रैक्टिकल करवाए भी जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, मान लिया चले, लेकिन क्या मसला है? ऑब्सोलेट करिकुलम है, विच डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न एरा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इशुत सेन, it is estimated that 67% of the unemployed in Pakistan are educated। इनकी आर्टिकल है जून 2020 की, एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। ये रेफरेंस कैसे देना है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है। अब हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये सारी बात जितनी मैंने की है इस सारी बात का निचोड़ निकाला है कंक्लूडिंग सेंटेंस में। दस, लैक ऑफ स्किल्स हिंडर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पाकिस्तानी यूथ। अब अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखें, ये एग्जैक्टली 120 वर्ड्स का पैराग्राफ है, और अगर आप देखें तो इसके अंदर बड़े ध्यान से लैंग्वेज को इस तरह से कंट्रोल करके यूज किया गया है। आप मुमकिन है सपोर्टिंग पॉइंट 1 लिखने में ही बहुत लंबा कर दें इसको, नहीं, बात की है मुख्तसर, उसके साथ रिसर्च के जरिए साबित किया है कि मैंने ये जो सपोर्टिंग पॉइंट 1 दिया है इसकी मेरे पास रीजन क्या है, सपोर्टिंग पॉइंट 2 जो दिया है एक और रीजन, अनदर रीजन। सो कनेक्ट किया है इसको पिछली डिस्कशन के साथ कि ऑब्सोलीट करिकुलम है। तो पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। जब आप, अगर आप कहेंगे जी प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी तो यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं, हमारा मसला क्या है? हमारे करिकुलम ही पुराने हैं। और उसका सबूत ये दिया है हमने अपनी एविडेंस के जरिए कि एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट जब देखी जाए तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में हाईएस्ट है, जिस, बल्कि पाकिस्तान दुनिया में हाईएस्ट है जहां पे एजुकेशन लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? लैक ऑफ स्किल्स हिंडर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पाकिस्तानी यूथ। लेट्स एनालाइज दिस पैराग्राफ। मेरे पास सिर्फ दो सैंपल्स हैं स्टूडेंट्स, सो इसके ऊपर जरा गौर करें, इसकी राइटिंग स्टाइल से आप सीखते क्या है। लेट्स डिस्कस दिस। देर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। कोई ऐसे वर्ड जबरदस्ती की फालतू की वोकेबलरी नहीं लगाई गई किसी को इंप्रेस करने के लिए, नहीं। हमने अपनी बात करनी थी और सिंपल टू द पॉइंट बात जो है वो की गई है सिंपल इंग्लिश में। आप ये जो कल मुझसे पूछ रहे थे कि वोकेबलरी हमें बड़ी चाहिए और हमें जनाब बड़ा, वोकेबलरी कौन सी चाहिए? ये बात, इनमें से कौन सा लफ्ज है जो आपको नहीं आता? ये, और ये सारे एकेडमिक वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी स्लैंग नहीं है। ये पैराग्राफ लिखते वक्त मैंने इस चीज का ख्याल रखा है कि इट शुड बी इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, बंदा इसको समझ सके। नंबर वन, कोई मुश्किल लफ्ज ना हो, और आपको ये महसूस हो स्टूडेंट्स कि हम भी इस तरह का पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो द रिक्वायरमेंट इज, मुझे बहुत थोड़े लोगों ने जवाब दिया है मैंने अभी जो सवाल किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आई एम आस्किंग यू स्टूडेंट्स, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम बाय रीडिंग दिस पैराग्राफ? आई हैव रिसीव्ड हार्डली 7 or 8 आंसर्स। जी सोनिया सादिक, I understand. Sir, even after learning lot of evidences with reference, I still had to think a lot of niche subheading for the sake of relevance. How come I can use two evidences in a single paragraph? If you cannot use, सोनिया मैंने पहले कहा ना,
क्या आपके पास गुंजाइश मौजूद है? अगर आप 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखेंगे, 100 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए, तो आप 12 पैराग्राफ लिखेंगे, 11 लिखेंगे? Yes, Nimra Shahid. No tough wording and to the point. Yes, Salman, very good, beta. What you have gained, Salman has said, I have gained confidence that I myself can also write. Exactly, Shahjahan. Precise. Samra, to the point बात करनी है और evidence के साथ. Yes, Ahmed Musfa, to the point and simple with concrete evidence. Iza Ajmal, it is to the point and easily understandable. जी नमीरा, you have learned how to write analytical essay learn किया है. इकरा, to the point answer supported by evidence. No need of flowery language. ये वो वाली ऐसे है ही नहीं है. वो फ्लावरी लैंग्वेज जो थी ना, वो आप यूनिवर्सिटी में लिखा करते थे अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए. यहाँ आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए. आप एग्जामिनर को, पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दिखाने के लिए आए हैं कि आपको जो एनालिटिकल स्किल चाहिए अपने एम्प्लॉय में, अपने फ्यूचर एम्प्लॉय में, वो मेरे अंदर मौजूद है. आपने अपनी एनालिटिकल स्किल को जाहिर करना है. जी आजम, वी लर्न हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ. उमर सदीक, आयशा. जी आयशा, इसमें एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस नहीं लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस के बाद. एग्जैक्टली. Sufyan Yusuf, I am very glad to read your comment that essay is very easy if you're doing with calculation and most important research. Yes, Ramshay, that we are writing pithy and erudite type of writing. Yes, Arusa Bukhari, to write analytical paragraph to the point with the requirements of the paragraph like topic, sentence, evidence. Suhail Zahid, well-structured paragraph with simple language. सुहेल, ये वो रिमार्क्स होते थे जो मैं तुम्हारे इवैल्यूएशन के दौरान तुम्हारे पैराग्राफ्स पे लिखा करता था है. इफ यू आर द सेम सुहेल जाहिद. To the point, yes, Daryab, exactly. Usama, understanding is easy and you have learned how to write a paragraph in simple words. बेटा ये मैं डर ही आपके दिमाग से निकालना चाह रहा हूँ. ये जो लोगों ने लगाया हुआ है ना कि जी ऐसे के अंदर बड़ी मुश्किल जुबान चाहिए होती है, नहीं, इस तरह की बात नहीं है. HPA 20, simple and apprehendable, comprehensible. Kuratulan, to the point and very concise. In Phoenix, depends upon topic sentence. Uh, यस, इट इज बेसिकली. और देख लें कि टॉपिक सेंटेंस ने जो कहा था ना, पूरे पैराग्राफ ने सिर्फ और सिर्फ उसी की बात की है और कोई चीज बात नहीं की. अब्दुल्ला, अतीक. एविडेंस, यस अतीक बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट योर डिस्कशन विद एविडेंस. जब तक आप एविडेंस नहीं दे, देखिए मैं अभी तक आपके साथ पिछला 1 घंटे से बोल रहा था एनालिटिकल एनालिटिकल एनालिटिकल, मैं बार बार बातें कर रहा था. अब मैंने आपके सामने एविडेंस पेश कर दी है. अब मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस मौजूद. और अगर मैं सिर्फ बातें करके चला जाता कि स्टूडेंट्स इस ऐसे में आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. देखिए ऐसे तो होती है पैराग्राफ्स. बेसिकली ऐसे में होता क्या है बेचारे में, एक इंट्रोडक्शन, 10-12 पैराग्राफ्स और कंक्लूजन. तो मेनली आपकी जो ऐसे असेस होनी है वो आपकी आउटलाइन या इंट्रोडक्शन से नहीं होनी, वो आपके बॉडी पैराग्राफ से होनी. नाउ लेट्स लुक एट अनदर सैंपल पैराग्राफ. अब मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है टॉपिक का वो जरा हाई करूंगा. और ये तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स. अब एक और टेक्निकल पॉइंट हमारे पास आता है एंड दैट इज ओजोन लेयर डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमंस. अब ये बॉडी पैराग्राफ जाहिर है किसी क्लाइमेट चेंज की या ग्लोबल वार्मिंग का कोई टॉपिक होगा. मैं इस वक्त इसको टॉपिक से नहीं रिलेट कर रहा. हमारे पास एक सब हेडिंग यानी टॉपिक जो हमारी पैराग्राफ के लिए जो हमें हेडिंग मिली है दैट इज ओजोन लेयर. खास तौर पे हमने सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर पे. रेडमी, अगर आपको ओजोन लेयर का नहीं पता बेटा तो मे बी यू आर सिटिंग एट द रॉन्ग प्लेस. थोड़ी सी जरा स्टडीज अपनी. आजकल क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र है वो ओजोन लेयर का है. ये थिन बबल अबाउट 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं और सारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट सिर्फ इसकी वजह से ओजोन लेयर. लेकिन हम इतनी बेवकूफ स्पीशीज हैं कि हमने ओजोन लेयर को ही डैमेज करके रख दिया है. नो अदर स्पीशीज ऑन अर्थ इज एबल टू cause this greater damage to the planet Earth, our home. So
caused by humans. Topic sentence: man made activities are causing damage to the all important ozone layer to a great extent. अगर हम कहें कि जी ओजोन लेयर अपने आप ही डैमेज होती जा रही है, तो ऐसी बात नहीं है. इट इज मेनली मैन मेड एक्टिविटीज. अब सपोर्टिंग पॉइंट पे हम जाएंगे. इसकी अहमियत क्या है ओजोन लेयर की? ऑल लाइफ ऑन अर्थ रिलाइज हेविली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, which करता क्या है? Which filters and prevents the harmful ultraviolet radiation of the sun from entering the Earth's atmosphere. अब हम ये सपोर्टिंग पॉइंट लिख के इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग पॉइंट में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस जो है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में मैंने कहा था ऑल इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर. सो इंपॉर्टेंट क्यों है उसको हमने सपोर्टिंग पॉइंट में जाहिर किया. एविडेंस क्या है मेरे पास? ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट डैमेजिंग एक्टिविटीज ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस, द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग फास्ट. अब यहां पे दो सेंटेंसेस आ गए हैं. According to the European Environment Agency 2023, almost 17% of the ozone layer has been lost so far. 2023 ईयर भी साथ दे दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि कितना डैमेज ऑलरेडी. यस अली, कितना डैमेज ऑलरेडी ओजोन लेयर को जो है वो हो चुका है, क्योंकि हमारी सब हेडिंग है ओजोन लेयर डैमेज ऑलरेडी. सो हमने पहले एस्टेब्लिश किया है कि मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, और साबित भी किया है कि कितनी डैमेज हो चुकी है ऑलरेडी. दिस इज अ हाईली डेंजरस सिचुएशन as the ultraviolet rays are infiltrating the earth's atmosphere. हम अगर ये कह रहे हैं कि ये डैमेज है और ये डेंजरस है, तो डेंजरस क्यों है? Highly dangerous situation as the ultraviolet rays are infiltrating the earth's atmosphere. पोलर रीजन्स, और उसका फिर एविडेंस भी दी है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में इन्फिल्ट्रेट होने से इफेक्ट क्या आ रहा है. पोलर रीजन्स आर फेसिंग मैसिव डैमेज टू इंट्रिकेट फूड चेन इन द पोलर एक्वेटिक रीजन्स. ओजोन लेयर सबसे ज्यादा जो है पोल्स पे थिन है, और सबसे बड़े जो ओजोन लेयर में जो होल्स हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे ऑब्जर्व किए गए हैं. और पोलर रीजन्स में बहुत ज्यादा डैमेज नजर आ रहा है टू द इंट्रिकेट फूड चेन. मसला क्या है? वहां पे आबादी तो नहीं है सोलर उसके ऊपर पोलर रीजन्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, लेकिन चूंकि वहां पे आइस है और समंदर है, और वहां से सारी दुनिया का फूड चेन जो है वो चलता है. तो वहां पे इंट्रिकेट फूड चेन जो है इंट्रिकेट है, और ये फूड चेन होता बड़ा नाजुक सा है. इसमें एक भी चीज, एक भी लिंक चेन में से, चेन बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, एक भी लिंक इसमें से मिस हो जाए तो पूरे का पूरा चेन जो है वो डैमेज होता है उससे. सो इन बातों के जरिए मैंने ये साबित किया है. दिस शोज हाउ द वाइटल ओजोन लेयर इज फेसिंग अ थ्रेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन के एक्शंस को जो जिक्र करना है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अली, कि ह्यूमन एक्शंस कौन कौन से हैं उनका जिक्र नहीं है. वो तो हमारा ये टॉपिक नहीं है कि विच ह्यूमन एक्शंस हैव कॉज्ड इट. वो एक अलग टॉपिक, अलग पैराग्राफ का टॉपिक होगा. लेकिन पहले ये तो एस्टेब्लिश कर लें कि ह्यूमंस की वजह से ये हो भी रहा है कि नहीं हो, जिसके अंदर ये चीज शामिल की गई. जी, ह्यूमन एक्टिविटीज की एविडेंस यहाँ पे नहीं है. ह्यूमन एक्टिविटीज की एविडेंस के लिए अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा. यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? ओजोन लेयर डैमेज. सो ओजोन लेयर डैमेज हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कुरतवैन. दैट इज वाई एविडेंस उसकी है. जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको अभी तक फर्क नजर नहीं आया इसके अंदर सीएसएस की एकेडमिक पैराग्राफ में? मेरा ख्याल है फिर आपको सीएसएस एकेडमिक पैराग्राफ का शायद नहीं पता. इसके अंदर सेंटेंस नंबर 2 मिसिंग है सीएसएस में से. जी, सपोर्टिंग पॉइंट 1 में हम ओजोन लेयर, ये टॉपिक सेंटेंस में दिखे ना, ऑल इंपॉर्टेंट. जब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, उस वक्त तक हम बात क्या कर रहे हैं पैराग्राफ में?
शाहजहां। जी नहीं आयशा, मैं वो उस पीएमएस वीडियो को रिमूव कर रहा हूँ। जी उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग दिस होल पैराडाइम फॉर द पीएमएस एस। जी अकबर, जाहिर है रीसेंट फैक्ट्स देंगे। आपने हमने ये तो नहीं कहना कि ओजोन लेयर 1950 में या 1960 में कितनी डैमेज हुई थी। हम तो बात करेंगे कि रीसेंट हमारे पास। सो ईईए, यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी, 2023 के स्टेटिस्टिक्स क्या है? जी कुरातुलैन वो भी कर सकते हैं आप। वो भी कर सकते। लेकिन यहां मैंने डैमेज का इफेक्ट दिखाया है सपोर्टिंग पॉइंट टू में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो एग्जांपल्स थी, और इन दोनों एग्जांपल्स के जरिए। जी मरियम मुमताज, एक हमने इसके अंदर रेफरेंस दे दिया है, लाजमी नहीं कि आप दोनों एविडेंस जो हैं उनके साथ रेफरेंसेस दें। अगर एक पैराग्राफ में आपके पास एक रेफरेंस है तो बस ये काफी है। अदरवाइज यो वो फिर ऐसे इस तरह लगती है जैसे रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से अबाउट दिस पैराग्राफ? जी आईएसएसबी मेंटोर, माशाल्लाह आप मेंटोर हैं ऑलरेडी। ये पैराग्राफ एनालिटिकल है। ये सीएसएस के जो पैराग्राफ्स हैं, आपने अगर वो देखे हों तो वो काफी हद तक डिफरेंट होते हैं। उनमें आमतौर पे इतना ज्यादा एनालिसिस के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। जी रेडमी, आपके टीचर ने जिस तरीके से आपको पैराग्राफ पढ़ाया हुआ है वो यकीनन मोहतरम है सारे उस्ताद। लेकिन ये अगर उससे डिफरेंट है तो मैं कोई दावा तो नहीं किया कि मैं किसी एक शख्स के मुताबिक पैराग्राफ। मैंने तो पूरी करनी है रिक्वायरमेंट पीएमएस एसए की। ये दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो एविडेंस के जरिए सपोर्ट किया गया है। देखें, पोलर रीजन्स आर फेसिंग मैसिव डैमेज टू इंट्रिकेट। आपकी जो ये कल हम पढ़ेंगे एविडेंस जब लेक्चर नंबर 3 में, कि डेटा जब हमने देना होता है तो हर पैराग्राफ के हर सपोर्टिंग पॉइंट हर एविडेंस के अंदर साथ हमने रेफरेंस नहीं देने होते। पूरी ऐसे में आप 5 से 6 रेफरेंसेस देंगे। ये रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे आप। जी अली, जब आप पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना काफी ज्यादा, तो आपका खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि 100 to 120 वर्ड्स कितना लिखें तो कितना हो जाएगा। जी एनालिसिस तो जाहिर है फिर सारी सारी तरह की एसेस के अंदर होगा ना। बेटा ये याद रखें, ये 1500 वर्ड्स हैं सिर्फ। ये जो आईएसएसबी मेंटोर हैं, आप भी जरा इस चीज को जरा गौर कीजिएगा कि आपने वही बात जो सीएसएस में आप 3 घंटे में करते हैं, वो बात अगर आपने 2 घंटे में करनी हो तो क्या आप इस तरह से उसको कंडेंस करके पेश नहीं करेंगे? माई क्वेश्चन टू यू। कंडेंस करेंगे तो बात होगी ना। डॉक्टर खालिद, आपको गलती लग रही है। इन द इंग्लिश पेपर वो कॉम्पोजिशन का पेपर है जिसमें 200 वर्ड्स का पैराग्राफ है, वो सिर्फ एक पैराग्राफ। जी उसमें भी सेम स्ट्रक्चर, वो जब हम प्रेसी के पेपर में पढ़ेंगे। पीएमएस की प्रेसी का जो क्लास है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन। जी मेरी चैट एवरीवन पे नहीं है, एवरीवन पे होती भी नहीं ओपन क्लासेस में। ये सिर्फ होस्ट उनको होस्ट होते। एग्जैक्टली समरा वारिस, आपने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया है बेटी इसको। इन शॉर्ट, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच पैराग्राफ इन पीएमएस। समरा, जब हम एक्सपोजिटरी ऐसे पे आएंगे बेटा, ये आप देख लें कि
जब हम एक्सपोजिटरी आए, मैं मेरी आदत है कि जब तक मैं जो टॉपिक एट हैंड होता है उसके ऊपर सिर्फ फोकस करता हूँ। आज हम पैराग्राफ राइटिंग सीख रहे हैं, तो आज मैं सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग की बात कर रहा हूँ। जब हम एक्सपोजिटरी पे आएंगे तो एक्सपोजिटरी की बातें करेंगे, आर्गुमेंटेटिव पे आएंगे तो उसकी बातें करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे। जी अली, पीएमएस की प्रेसी की सेपरेट क्लास होगी, एग्जैक्टली exactly। उसमें सीएसएस और पीएमएस के साथ कंबाइन इस तरह होगा कि जो पार्ट्स आपके सीएसएस से डिफरेंट हैं वो मैं वीक 4 में सेपरेटली कवर करूंगा, और जो पार्ट्स कॉमन हैं वो पहले 3 वीक्स में हम कॉमन करेंगे। उसामा गफार, ये पीएमएस का मैंने ये वाला कोर्स तो अनाउंस किया है हमने। नेक्स्ट मैं नहीं कह सकता कि कब बैच बनेगा, इसलिए कि एग्जाम कोई ज्यादा दूर नहीं है। सो आई डोंट नो वेदर अप्रैल में हमारे पास मौका होगा इसको बैच स्टार्ट करने का कि नहीं। जी सुफियान यूसुफ, ये जो सुफियान यूसुफ कह रहे हैं कि हाउ कैन वी डील विद द माइंडसेट दैट आउटलाइन इज कोर ऑफ योर ऐसे बॉडी। ये बेटा जो लोग कह रहे हैं कोर ऑफ योर बॉडी ऐसे ऐसे बॉडी पैराग्राफ इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर आउटलाइन, ये बात कहने को तो बेटा कही जाती है। ये बात सिर्फ साबित होगी एक साल, एक एक दफा एग्जाम में फेल होके। सो ये जो कहा जाता है, ये जो माइंडसेट है कि आउटलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी पैराग्राफ की, ये फेलियर इसका बहुत अच्छा इलाज है इसका। मैं और कुछ नहीं कह सकता। जी प्रेसी क्लास टाइमिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट से आपको सारी इंफॉर्मेशन, मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ रेगुलरली, और ये जरा एक दफा देख लें, फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द वेबसाइट। मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू ट्रांसमिट करता हूँ। दिस इज माई वेबसाइट, सिंपल नाम है drarifjaved.com, इकट्ठा वर्ड है सारा। और इसके ऊपर आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। बेसिक इंग्लिश राइटिंग का नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद 25th से CSS एंड PMS प्रेसियन कॉम्पोजिशन जो है ये स्टार्ट हो रहा है। सो वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स इवेल्युएशन से रिलेटेड पूछ रहे थे। ये मेरे इवेल्युएशन के प्लान्स हैं। ये प्लान जो है इनके अंदर टीचिंग शामिल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं कुछ चीज, तो आपका जो है वो दो प्लान्स हैं, एक बेसिक इवेल्युएट बेसिक है और एक एडवांस लेवल का। जो सुफियान, आई टेक नॉर्मली 30 to 35 स्टूडेंट्स पर बैच। बाज़ औक़ात इससे एक्सीड भी कर जाते हैं। जी सुफियान, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स? आई एम ऑलरेडी रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन। आई टेक समथिंग लाइक 30 to 35 स्टूडेंट्स, बिकॉज इनका होमवर्क डेली बेसिस पे मैनेज किया जा सकता है। जी कुरतुलैन असलम सर, विच कोर्स डू यू रिकमेंड फॉर idioms and pair of words for PMS and CSS? There is no course for the source, okay, सॉरी। सोर्स आप कोई भी अच्छी जो हमारे पास जो बुक्स हैं, मैं 3 बुक्स रिकमेंड किया करता हूँ। एक पॉलिमर की BA इंग्लिश ग्रामर, ये हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बिल्कुल ठीक है। एक इल्मी की इंग्लिश ग्रामर है जो BA लेवल के लिए है। और एक एक्सप्लोरिंग, और इन दोनों बुक्स को इकट्ठा करके तो उससे ये सादत अली शाह ने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो कर दी है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सुहेल जाहिद, आपने देख लिया सिंपल इंग्लिश बिल्कुल। अगर तो आप कहें ना कि आई गो टू स्कूल डेली, अगर आपने इस तरह की इंग्लिश लिखनी है इसके अंदर, तो शायद इसके साथ मैं नहीं कह सकता कि पास होगा। लेकिन जाहिर है आप जिस लेवल के टॉपिक्स को डील कर रहे हैं उनके लिए आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश की वोकेबलरी शो करनी पड़ेगी। लेकिन वही वोकेबलरी जिसको इजीली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है, और जिसको बेटा वोकेबलरी वो होती है जो आप लिख सकें, जो आप लिख सकें। और वोकेबलरी आप जैसे जैसे आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, आपकी वोकेबलरी अपने आप साथ साथ इंप्रूव होती जाती है। आज अगर वर्ड मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन यूज किया है, तो शायद पहले आपको नहीं आता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ पढ़ के तो डिप्लीशन का वर्ड लोगों ने सीख लिया।
रेमंड मर्फी की बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए है अली, उसके अंदर ईडियम फ्रेजेस नहीं है। ये इन्होंने क्वेश्चन किया था ईडियम फ्रेजेस के लिए। आकिबा हफीज, रिपीट द बुक्स। पॉलीमर, POLYMER, पॉलीमर, BA इंग्लिश ग्रामर। Yes, Samra Varis, vocabulary depends upon the topic as well. No doubt about that. सलमान, राइटिंग प्रैक्टिस तो होगा, और ये कंप्लीट ऐसे भी चेक करूंगा। 3 एसेज मैंने आपकी जो है वो कंप्लीट एसेज इसके अंदर चेक करनी है, लिखवानी भी है आपसे। और दूसरा, जब आप कोर्स में चलते हैं ना, तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी, होमवर्क डेली होता है। और वो फिर मैंने क्लास में सारा एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड ऑन स्क्रीन इंडिविजुअली सबका जो है वो चेक भी करना होता है। इसमें ये इंटरैक्टिव क्लास है। ये क्लास इस तरह से नहीं है कि बस लेक्चर दे के वन साइडेड फारग हो गए, नहीं। जब तक आप स्किल सीखेंगे नहीं, मैं स्किल सिखाने के लिए आया हूँ बेटा। अगर आप स्किल सीखेंगे नहीं, तो मुझे साथ साथ पता चलता जाएगा कि कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे आपको कैसे इंप्रूव करना है। जी स्टूडेंट्स, ये मैं फोन नंबर आपको दे रहा हूँ, फी वगैरह से रिलेटेड जो डिटेल्स आपको चाहिए, जरा यहाँ पे आप डील कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का नंबर है ये। तो आज का होमवर्क मैं अभी ग्रुप के अंदर जो है वो आपको करता हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्म भेजना है। ये एकेडमिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया है, सॉरी, ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ स्ट्रक्चर, इसका फॉर्म मैं आपको अभी भेजता हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा, जो कल मैंने क्लास के अंदर चेक करना है, वो भी अभी होमवर्क में दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके भी, और जो जनरल ग्रुप है उसमें भी भेज देता हूँ। ये कैमरा ऑलरेडी मेरी तरफ है। Bailey academic writing is highly useful in every type of academic writing, in all types of। उसके अंदर भी बेली की अगर आप देखेंगे एकेडमिक राइटिंग, तो उसके अंदर भी एनालिटिकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। मरियम मुमताज, अगर आप किसी इन्विजिलेटर, जो एग्जाम में जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो इन्विजिलेटर होते हैं, अगर आप इन्विजिलेटर के वर्ड्स को ये समझते हैं कि ये CSS के एग्जामिनर के वर्ड्स हैं, कि इन्विजिलेटर ने कहा है कि मोटा मोटा लिखो ताकि पढ़ा भी जा सके, तो बेटा वो अपनी स्कूल टीचर मेंटेलिटी जो थी उसके मुताबिक बोल रहे थे। हमें आदत है मुख्तलिफ किस्म की हैंड राइटिंग्स पढ़ने की, हमारे सामने हजारों ऐसेज आती हैं। सो हमें आदत है, लेकिन कम से कम अपनी हैंड राइटिंग आपकी ऐसी तो हो कि लेजिबल हो, कि पढ़ी तो जा सके कम से कम। ओके स्टूडेंट्स, मेरा हाल है आज काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, और आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका भी जवाब दे दिया है। होप टू सी मोस्ट ऑफ यू टुमारो इन द क्लास। और होमवर्क मैं अभी डिलीवर करता हूँ आप लोगों को। ये पैराग्राफ का फॉर्म भी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके। खुदा हाफिज। गुड नाइट अहमद।